विद्युत धारा मीन्स हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स रहेगा आवेश प्रवाह की जो दर है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा, है ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आवेश बटे समय। दर है मतलब समय का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आवेश बटे क्या हो जाएगा? समय, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जब हम हल करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? क्यू अपॉन टी, है ना। क्यू अपॉन टी, विद्युत धारा बराबर से आवेश बटे क्या हो जाएगा? समय। आप मात्रक निकालने के लिए जाओगे इसका, तो मात्रक जो हो जाएगा हमारे पास में इक्वल आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, और बटे समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर। यहाँ से आप आवेश का भी बना सकते हो। आवेश के लिए क्या कर सकते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? आई। क्यू बराबर से क्या हो जाएगा? आई। अब आई मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर, और इंटू क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? इसका आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का जो मात्रक रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास में एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलाम। एम्पियर सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे? कूलाम। तो जो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब आवेश का जो पता है वो सर्वप्रथम किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ना। आवेश की जो खोज है, आवेश की खोज करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। यहाँ वो भी पूछ लेता है कि न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हैं उसको, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हैं या न्यूनतम संभव आवेश भी बोलते हैं। न्यूनतम संभव आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश दोनों एक ही बात है, या मूल आवेश, है ना। जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, जैसे मान लो हमारे पास में एक धनावेशी चालक हो गया, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया? धनावेशी चालक हो गया, ठीक है। ए हमारा एक धनावेशी चालक हो गया, और दूसरा बी हो गया। बी हमारा क्या हो गया? ऋणावेशी चालक हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा उच्च विभव हो जाएगा। इस पर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? उच्च विभव, और यहाँ कौन सा रहेगा? निम्न विभव। निम्न विभव रहेगा। तो यहाँ आपको अगर याद रखना है कि वो पूछता है कि आवेश प्रवाह की दिशा, ऐसा करके पूछ लेता है कि आवेश प्रवाह की दिशा। तो यहाँ याद रखना है आवेश प्रवाह की जो दिशा रहेगी आपकी, है ना। तो आवेश प्रवाह की दिशा बोले ना, तो आवेश जो होता है ना वो हमेशा किधर आएगा? आवेश प्रवाह की जो दिशा रहेगी, आवेश जो फ्लो होता है ना, चार्ज फ्लो का जो डायरेक्शन रहता है वो ऋणावेश से किधर रहता है? धनावेश की तरफ रहता है, इधर रहेगा। ऋणावेश से कहाँ आएगा? धनावेश। और धारा प्रवाह मतलब ये क्या हो जाएगा? ऋणावेश से, ऋणावेश या हम निम्न विभव भी बोल सकते हैं। निम्न विभव से कहाँ जाएगा वो? उच्च विभव। उच्च विभव, उच्च विभव मतलब क्या हो जाएगा? धनावेश, है ना। ये बहुत बार पूछता है कि आवेश प्रवाह की दिशा क्या है, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा कैसी रहती है? ऋणावेश से किधर रहती है? धनावेश। आवेश की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी बोल सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हमेशा क्या होगा? धनावेश या निम्न विभव से उच्च विभव। और धारा प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा, तो धारा प्रवाह की दिशा ना उसकी अपोजिट होती है। धारा प्रवाह की दिशा क्या रहेगी? उच्च विभव से निम्न विभव में धारा प्रवाह हो जाएगा आपका। तो धारा प्रवाह की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी? उच्च विभव से निम्न। उच्च विभव से कहाँ जाएगी हमारी? निम्न। उच्च विभव से किधर जाती है? निम्न विभव की ओर, है ना। ये हमारा विद्युत धारा का प्रवाह।
अब जब हम इसको हल करते हैं तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, आवेश का विमीय सूत्र आपको पता है, आवेश का जो विमीय सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, AT रहेगा। विमीय सूत्र निकालेंगे हम तो Q का क्या रहेगा हमारा AT है ना, आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा AT। इसके बाद में अनुगमन वेग आता है आप लोगों को, अनुगमन वेग। तो कोई चालक है अपने पास में, तो किसी चालक की चालकता का सबसे मुख्य कारण होता है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चालक की चालकता का मुख्य कारण क्या रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चालक की चालकता का कारण रहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। किसी चालक की चालकता का सबसे मुख्य कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चार्ज लेकर जिस वेग से चलते हैं उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग का जो मान होता है, अनुगमन वेग का मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। और इसी के आगे रहता है तापीय वेग। तापीय वेग का जो मान रहता है वो होता है 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ही आपको कई बार ऊष्मीय वेग का भी मान पूछ लेता है ना। तो ऊष्मीय वेग का जो वैल्यू होता है, ऊष्मीय वेग का होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ 3 चीजें याद रखना है आपको कि किसी चालक की चालकता का सबसे मुख्य कारण रहेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग रहेगा, अनुगमन वेग का मान कितना रहता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब तापीय वेग का मान क्या हो जाएगा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, और ऊष्मीय वेग का मान क्या हो जाएगा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद आता है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व मतलब होता है कोई चालक जो है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद में, एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद में प्रवाहित धारा है ना, प्रवाहित धारा की दर को ही हम क्या कहते हैं, उसका धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व बराबर से होता है, धारा घनत्व को हम जाओ से सिंबॉलिक करते हैं। जाओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में I/A है ना। एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद में प्रवाहित धारा को ही हम क्या कहते हैं, उसका धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व जाओ बराबर से क्या हो जाएगा I/A। अब जब मात्रक निकालते हैं धारा घनत्व का, तो धारा घनत्व का जो मात्रक रहेगा, मात्रक हो जाएगा हमारे पास में I का मात्रक क्या है एम्पियर, और बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों को ऐसा ही पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध, तो विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध होता है आपका I = NE/AD है ना। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या आ जाएगा, संबंध हो जाएगा। I हमारा क्या है, विद्युत धारा है, और VD जो है वो क्या है, हमारा अनुगमन। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग का नाम क्या होता है, अपवाह वेग। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा ही पूछ सकता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व के लिए क्या आ जाएगा आपका, जाओ A बैलेंस हो जाएगा, A बैलेंस हो जाएगा, क्या बचेगा NEV। ये हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है सिंपल सा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और लंबाई क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था ताप और लंबाई क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है, चालक में बहने वाली धारा, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर की क्या रहेगी, अनुपात। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा I। अब प्रोपोर्शनल हटा दोगे तो V प्रोपोर्शनल I का क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो V = क्या हो जाएगा हमारा IR। ये ओम का नियम हो गया, जिससे आप विभवांतर निकाल सकते हो। तो विभवांतर V = क्या हो जाएगा IR। ठीक है, अब विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओल्ट, या बोल सकते हैं एम्पियर ओम, एम्पियर ओम, इसी को बन क्या बोलते हैं, ओल्ट। तो विभवांतर अगर आपको कहीं विभवांतर निकालना है तो V = क्या निकाल लोगे, I। ठीक है, अब अगर कहीं धारा निकालना है आपको तो R को बटे में ला दो, तो I = क्या हो जाएगा V/R। मतलब धारा बराबर से क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध है ना। विद्युत धारा पर से क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध। अब धारा का जो मात्रक निकालेंगे तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट
प्रति क्या हो जाएगा ओम, रेजिस्टेंस। वोल्ट प्रति ओम को ही हम क्या बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर है ना। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर, ठीक है। जैसे यहाँ विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी से आप रेजिस्टेंस में निकाल सकते हो। अगर मान लो रेजिस्टेंस निकालना है आर बराबर से क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, है ना। तो वी अपॉन आई मतलब वी मीन्स क्या हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर और बटे क्या हो जाएगा आई मीन्स क्या हो जाएगा एम्पियर, है ना। धारा विभवांतर बटे क्या हो जाएगा धारा। इसलिए तो हम रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देते हैं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम क्या कहते हैं उसका प्रतिरोध, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं उसका प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। मात्रक निकालोगे तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं ओम भी बोलते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या बोलेंगे ओम, है ना। प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है ओम होता है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक सब लोगों को पता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे फिर, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक सबसे फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल, मतलब लंबे तार का प्रतिरोध अधिक छोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है कम। सेकंड हो जाएगा हमारे पास में आर प्रोपोर्शनल 1/a अनुप्रस्थ परीक्षित के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध क्या रहेगा अधिक। चौथा रहेगा, तीसरा रहेगा आप लोगों का आर प्रोपोर्शनल 1/n, आर प्रोपोर्शनल 1/n में पदार्थ की प्रकृति पर यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक रहेगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम। और लास्ट रहेगा हमारे पास में ताप, तो ताप मतलब क्या हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा टी, मतलब जितना ताप बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ेगा। इसके बाद प्रतिरोध का विमी सूत्र निकालना आना चाहिए, और प्रतिरोध का थोड़ा जो स्पेशल मात्रक है प्रतिरोध का हम विमी सूत्र निकालते हैं। तो प्रतिरोध का विमी सूत्र निकालना पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का विमी सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में V अपॉन आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है प्रतिरोध, आर इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई। अब यहाँ आपको इसको चेंज कर लेना है। V विभव बराबर से किया गया कार्य बेटे क्या होता है आवेश होता है, तो V की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में W अपॉन Q और अपॉन में क्या आ जाएगा I आ जाएगा। अब W है आपके पास में कार्य, तो कार्य बराबर से क्या होता है बल गुणित विस्थापन। उसको और थोड़ा तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कार्य की जगह क्या आ जाएगा बल गुणित क्या कर दोगे विस्थापन, बल गुणित क्या आ जाएगा विस्थापन और बटे क्या आ जाएगा आवेश। तो आवेश को हमने Q बराबरी से IT भी होता है, आवेश Q बराबर से क्या होता है IT, तो Q को और डिवाइड कर लेंगे हम, तो Q को हम क्या बोल देंगे Q की जगह क्या रख देते हैं IT, और अपान में फिर क्या है आपके पास में I है, तो अपान में क्या आ जाएगा I, ठीक है। अब जब भागित नाम नहीं होगा तो आई आपका फिर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर और उसको डिवाइड कर दो। बल को हम क्या बोल सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इनटू विस्थापन है ना, इनटू क्या हो जाएगा विस्थापन बटे ये नीचे ये ऊपर जाएगा भागित नाम गुणित होकर, तो क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर टी, आई का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा टी। अब हल करते हैं इसको और हल करते हैं, तो द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। अब त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। फिर विस्थापन है, तो विस्थापन का फिर क्या आ जाएगा और एक मीटर, विस्थापन का और एक क्या आ जाएगा मीटर, और बटे में आई का स्क्वायर है मतलब एम्पियर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एम्पियर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। एम्पियर का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा सेकंड। अब ये सेकंड का स्क्वायर है इसको भी अपान में डाल लो, वो भी अपान में आ जाएगा कि नहीं, वो ऑलरेडी अपान में है, तो क्या हो जाएगा उसको बोलो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, और सेकंड की पावर 2 और 1 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो सेकंड का क्या हो जाएगा सेकंड की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, उसका ये भी मात्रक पूछ सकता है, ये मात्रक रहेगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर एम्पियर, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति एम्पियर का स्क्वायर सेकंड की पावर -3। अब सेकंड का क्यूब, सेकंड का क्यूब रहेगा हाँ 3 रहेगा ना, ये अपॉन में ऑलरेडी है,
तो अपॉन में ऑलरेडी है, तो और अपॉन में ये 1 नंबर का 3 नंबर के बाद जा रहा है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर एम्पियर सेकंड की पावर क्या हो जाएगी 3। आप निकालो, ये तो मात्रक हो गया, ठीक है। इसी को हम ओम बोलते हैं, पूरा को मिला के क्या बोलेंगे, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। अब इमेज सूत्र निकालो, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है एम एल का स्क्वायर अपॉन कर लेते हैं, इस बार है ना, अपॉन कर लेते हैं एम्पियर का स्क्वायर और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी 3। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एम एल का स्क्वायर की पावर -3 और ए का -2, किसका हो जाएगा, प्रतिरोध। तो होता है प्रतिरोध का विभेद सूत्र, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -3 ए का पावर -2। अब किसी चालक, कोई चालक है, किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दें, लंबाई को कितना कर दें, 2 गुना। कोई चालक है, किसी चालक की लंबाई को खींचकर क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को दुगना कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए किसी चालक की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, तो 4 मीटर है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 था, जैसे 2 रहा होगा, 2 से अपन ने कितना कर दिया, 4 कर दिया, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 × 4 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16, है ना, 16 गुना हो जाएगा। लंबाई को दुगना करते हैं तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4। मतलब कोई भी अगर वैल्यू दी है आपके पास में, तो उसमें आपको वो वैल्यू जो दी है उसमें आपको क्या करना है, 4 का गुना कर देना है, क्योंकि जब हम लंबाई को खींचकर दुगना करते हैं तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी निकलता है ना, तो आप लोगों को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक से ही निकलता है। हमको पता है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो इनको एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, R प्रोपोर्शनल L/A। अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R = रो, जहाँ रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। R प्रोपोर्शनल रो L/ क्या हो जाएगा, A। हमको प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध चाहिए, नहीं तो रो का मान चाहिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, रो × L बराबरी से R × क्या आ जाएगा, A, ठीक है। अब L को अपॉन में ला दो, तो रो का मान आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर से क्या हो जाएगा, R × A/L, है ना। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता गुणांक है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो × L बराबर से R × A, तो रो बराबर से जाएगा R × A अपॉन क्या हो जाएगा। अब मात्रक निकालो प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता रो का मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक बड़ा इजी सा है। इसको हम प्रतिरोध को कैसे मापेंगे, ओम से। प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर अपॉन लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। सेंटीमीटर अगर रखा है तो सेंटीमीटर रख सकते हैं, मीटर से मीटर एक बार बैलेंस हो जाएगा। क्या बचा, ओम मीटर। ओम मीटर को हम साइमन भी बोलते हैं, है ना। ओम मीटर को अपन क्या बोलते हैं, साइमन भी दे देता है कई बार, है ना। ओम मीटर को हम क्या बोलते हैं, साइमन। अब अपना क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, या इसी को हम क्या बोल देंगे, साइमन। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का बड़ा सिंपल सा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को हम बोल देते हैं, कंपा से दर्शाते हैं, कंपा = क्या हो जाएगा, 1/रो। अब रो का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, = 1/रो का मान हो जाएगा R × A/L। बाकी का गुणित करेंगे, L कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो = क्या हो जाएगा, L/R × A, है ना। अब मात्रक निकालते हैं, मात्रक निकालेंगे हम लोग विशिष्ट चालकता का, है ना। तो मात्रक निकालेंगे, लंबाई को कैसे मापेंगे हम लोग, मीटर।
बटे ओम और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर बैलेंस हो जाएगा, क्या बचा 1 बटे ओम मीटर है ना। इन्वर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ओम का इन्वर्स इसी का हम क्या बोलेंगे मीटर का इन्वर्स। ओम का इन्वर्स मीटर का इन्वर्स, ठीक है। तो ओम का इन्वर्स मीटर के इन्वर्स को ही हम क्या बोलते हैं सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम ऐसा संकेत में ऐसा लिख सकते हैं ओम का इन्वर्स मीटर का इन्वर्स, या आप अगर सीजीएस पद्धति में लेंगे तो क्या हो जाएगा ओम का इन्वर्स सेंटीमीटर का इन्वर्स, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो हमारे पास में चालक का प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है, किंतु अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है घटता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा घटेगा, मतलब चालकों का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है और नहीं ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में विद्युत चालकता, अतिचालकता। तो अतिचालकता की जो खोज है सर्वप्रथम खोज का याद रखना, खोज के बारे में पूछता है किमर्लिंग ओन्स ने की है ना। अतिचालकता की खोज किसने की है किमर्लिंग ओन्स। और अतिचालक पदार्थ की जो चालकता है वो अनंत होती है और प्रतिरोधकता शून्य होती है। चालकता क्या रहेगी अनंत और प्रतिरोधकता क्या रहेगी शून्य, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस जब शून्य होगा तभी तो चालकता अनंत रहेगी, है ना। तो भी याद रखना है कि जो अतिचालक पदार्थ रहेगा, अतिचालक पदार्थ जो है की जो चालकता है, चालकता क्या रहेगी तो अनंत रहेगी, चालकता क्या रहेगी अनंत और प्रतिरोधकता क्या रहेगी तो शून्य, प्रतिरोधकता कितनी रहेगी तो शून्य, ठीक है। अब अर्धचालकों का अभी बताया मैंने, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ क्या होगा घटेगा, ताप वृद्धि के साथ क्या होगा घटेगा, ताप वृद्धि के साथ क्या होता है घटता है। तो यहाँ याद रखना है कि अतिचालकता की खोज करी थी केमर्लिंग ओन्स ने। अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है अनंत और प्रतिरोधकता क्या होती है तो शून्य। इसके बाद में विद्युत चालकता भी पूछ सकता है आप लोगों को। विद्युत चालकता सी बराबर से सिंपल सा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं विद्युत चालकता। तो 1/, क्या हो जाएगा हमारा आर, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, मीन्स प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं विद्युत चालकता। तो जब मात्रक निकालेंगे तो सी इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा ओम का इनवर्स, 1/, ओम उसको करेंगे तो ओम का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ओम का इनवर्स। तो ये है विद्युत चालक। इसके बाद है दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं क्रांतिकाल। मतलब जब हम करंट फ्लो करते हैं किसी चालक के अंदर, जब किसी चालक के अंदर करंट फ्लो किया और उसके बीच में जब उसके जो कण रहते हैं, कण आपस में क्या होते हैं टकराते हैं, तो क्रमागत टक्करों के बीच के जो समय लगता है उसका जो माध्य होता है, उस माध्य को ही हम क्या कहते हैं क्रांतिकाल कहते हैं। इसके बाद में वह ताप जिस पर किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है शून्य हो जाती है, मतलब किस ताप पर किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, तो वो ताप होता है क्रांतिक ताप, है ना। इसके बाद रहेगा किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होने की घटना को क्या कहते हैं तो अतिचालकता, है ना। और प्रतिरोध के अन्य मात्रक भी थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। 1 किलो ओम बराबर से क्या हो जाएगा 1000 ओम, 1 मेगा ओम बराबर से क्या हो जाएगा 10,6 ओम, 1 मिली ओम बराबर से क्या हो जाएगा 10,-3 ओम, 1 माइक्रो ओम बराबर से हो जाएगा 10,-6 ओम। इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो संधारित्र का अपोजिट होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम क्या रहेगा R = R1 + R2 + R3। इसको जब हम बनाएंगे तो V = कैसे बनाएंगे IR से। अब R अपने को चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ क्या रहेगा I मीन्स क्या रहेगा विद्युत धारा। इसी प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जब इसको बनाएंगे फार्मूला रहेगा I = V/R, वैल्यू का चाहिए 1/R, मतलब उभयनिष्ठ क्या रहेगा हमारे पास में विभव रहेगा। अब कई बार आप लोगों को पूछ लेता निम्नलिखित में से ओमी प्रतिरोध है, तो बहुत सारे नाम देता है, लेकिन ओमी प्रतिरोध क्या होता है तांबे का ताप। तो ओमी प्रतिरोध का मान याद रखेंगे तांबे का ताप, है ना।
तो और ऐसा भी पूछ लेता है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो चालक की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा निर्भर करती है पदार्थ पर। किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ। इसके बाद में घरों में जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे पंखा है, टीवी है, कूलर है ना, प्रेस है, विद्युत बल्ब है, ये सभी घरों के सभी उपकरण जो होते हैं वो कौन से क्रम में रहते हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए रहेंगे। इसके बाद में घरों में प्रयुक्त एसी वोल्टता जो होती है, घरों में प्रयुक्त एसी वोल्टता की जो वोल्टता रहेगी, उसका जो मान रहता है, वोल्टेज रहता है, वो कितना रहेगा? 220 वोल्ट का रहेगा। फिर उसके बाद में आता है विद्युत बल्ब जो रहता है, विद्युत बल्बों का फिलामेंट का बना रहेगा? टंगस्टन का। फिलामेंट मतलब जो तंतु जो उजाला देता है ना, स्प्रिंग जैसा रहता है, तो विद्युत बल्बों का फिलामेंट किसका बना रहता है? टंगस्टन का। ऐसे हीटर देखा होगा आप लोगों ने, है ना, हीटर का जो फिलामेंट रहता है वो किसका बना रहेगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार का बना रहता है। ठीक है। इसके बाद में आता है आप लोगों का परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति मतलब जो परिपथ में धारा प्रवाहित करोगे, धारा प्रवाहित करने पर जो शक्ति व्यय होता है, वो शक्ति व्यय को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है V का स्क्वायर अपन R इंटू टी भी हो सकता है, या I का स्क्वायर RT भी हो सकता है। ठीक है। अब जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट, है ना। शक्ति P इज इक्वल टू W/T किया गया कार्य बटे समय, बोलते हैं ना, कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति का मात्रक कार्य बटे समय, मतलब कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। बड़े मात्रक होते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा? 10 वाट। अब शक्ति व्यय के मात्रक आते हैं, जैसे जो हमारा परिपथ की शक्ति व्यय हो रहा है, शक्ति व्यय के मात्रक। तो शक्ति व्यय का मात्रक होता है वाट घंटा, है ना। शक्ति व्यय का मात्रक क्या रहेगा? वाट घंटा। ठीक है। तो एक शक्ति व्यय का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा। तो वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 3600 जूल। ठीक है। और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 6 36। तो 1 वाट घंटा बराबर हो जाएगा 3600 जूल। अब ऐसे 1 किलोवाट घंटा आ जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा को ही हम एक यूनिट भी बोलते हैं, इसलिए देखा होगा जो मीटर रीडर आता है ना, वो यूनिट में रीडिंग लेता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा का वैल्यू निकालना है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन 1000 इंटू 60 इंटू 60, है ना। तो कितने जीरो है? 5। आप 3600 को 3.6 में बदल दो तो कितने जीरो हो जाएंगे? 6। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 यूनिट 10⁶ जूल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। ऐसी जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर की जो कैपेसिटी मापते हैं, बोलते हैं ना आप 3 HP का है, 5 HP का है, 10 HP का है, तो उसका कैपेसिटी हम कैसे मापते हैं? HP से। और 1 HP बराबर कितना होता है? 740 वाट।